म्यांमार से लेकर के दिल्ली नहीं, विल्ली से आप पूरा मेरे जम्मू सब। विशेष काम के प्राणी हैं। और मैं पूर्व प्रचारक हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो अभिषेक जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे विशेष प्रयोजन के लाभ के व्यक्ति हैं, क्योंकि जी मैं आपके माध्यम से ऐसे गुरुकुल को पैदा करना चाहता हूँ जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा की जगह ना तो सीबीएसई की शिक्षा देगा ना उसकी शिक्षा देगा, बल्कि ये जो है हर व्यक्ति को उसके पोटेंशियल को नापकर, पोटेंशियल को फिगर इन करके, फैक्टर इन करके, हाँ और उस पूरे पाथवेज को माइलस्टोन में डिवाइड करके हर माइलस्टोन हाँ की अलग अलग शिक्षा, स्किल सेट और टेक्नोलॉजिकल हाँ इनेबलिंग बनाना है। आप हमारी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किन किन गौशालाओं को मेरे साथ मैं आप मुझे बुला सकते हैं, जिनका मैं भ्रमण करके देखना चाहूँगा, और वहाँ पर हाँ जो है एक ऐसी हाँ व्यवस्था कायम करना चाहता हूँ जो पहले किसानों को समर्पित होगी। जी हम जी किसानों के काम से के लिए ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे युवकों को पहचानना चाहता हूँ, उनके हाँ पोटेंशियल के हिसाब से उनको मल्टी स्किलिंग करना चाहता हूँ। तो वो जब खेती के समय खेती का काम करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रैक्टर चलाएगा या और कोई दूसरे उपकरण चलाएगा, कोई जो है जो हम वाटरवेज बनाना चाहते हैं, पानी की खंतियाँ बनाना चाहते हैं, उन खंतियों हाँ के निर्माण में और उसको खंती का मेंटेनेंस जो है थोड़ा सा इजी रहे, इसके लिए हम जो है मिट्टी की पकी हुई छेद वाली ईंटें बनाना चाहते हैं, क्योंकि हाँ इन जो जो टाइल्स होंगी, इन टाइल्स का काम हाँ मेंटेनेंस को इजी करना और पानी को अंदर पानी को जो है ना अंदर हार्नेस करके ज़मीन के अंदर पहुंचाना है। और एक खंतियों के लिए हम एक ऐसा जियोग्राफिकल मॉडल बनाना चाहते हैं जिसमें हम हाँ अंडरग्राउंड वाटर की कंट्रोल लाइन को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर ही हम एक पानी की खंतियों को जो कि 10 फीट गहरी होंगी ले जाना चाहते हैं। और इन सब पानी हाँ की जो खंतियाँ हैं वो सभी वाटर बॉडीज़ को भी ज्वाइन करेंगी। जहाँ पर अच्छा वाटर बॉडीज़ नहीं होंगी वहाँ पे इन खंतियों के अंदर ही हम ट्यूबवेल इस आशय से खोदेंगे जिससे पर्कुलेशन की स्पीड को हम बढ़ा सकें। और इस काम को करने के पहले और अंडरग्राउंड वाटर हमारा पॉल्यूट ना हो जाए, इस दृष्टि से हमें थोड़ी सी सावधानियां लेना होंगी। सबसे पहले तो हमें केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री एग्रीकल्चर पे जाना होगा। हमें ऐसे सभी हानिकारक केमिकल्स को पहचानना होगा, चाहे वो हमारे किचन में यूज़ हो रहे हों या हमारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ हो रहे हों या हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हों या हमारे इवन गुसल खाने में यूज़ हो रहे हों। हमें हानिकारक केमिकल से मुक्त करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो वाटर बॉडी है, जो कि ओवरग्राउंड वाटर भी हमारा पॉल्यूट हो चुका है और अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो चुका है, तो उसे फिर से निर्मल बनाना है। और हमें गायों की संख्या कम से कम 10 गुना करना है और वो भी मॉडर्न लाइन पे करना है। बात आप समझ रहे हैं? जब हम मॉडर्न लाइन अभी की आप बात करते हैं तो अभिषेक जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम गायों के ब्रीडिंग सेंटर्स, देसी गायों के ब्रीडिंग सेंटर, वो भी बहुत स्पेशलाइज्ड वाले खोलना चाहते हैं, जिसमें सॉर्टेड स्पर्म जैसी चीज़ों का हम उपयोग में लाना चाहते हैं। हमारी अभी गौशालाएं बड़ी अद्भुत होंगी और ये वाटर बॉडी के आसपास होंगी। बिल्कुल सही। तो ये गौशालाएं सर्कुलर शेप में होंगी, नदी हाँ के दोनों तरफ फैली होंगी और इनसे जो है रेडियल्स जो है ले जाए जाएंगे जो अंडरग्राउंड वाटर के पैरेलल में जाएंगे। इन
10 फीट गहरी खत्तियों के दोनों तरफ जो है 4 तरीके के विस्मयकारी पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें फल, जिसमें मेडिसिन्स और विशेष तौर पर गायों के लिए प्रोटीन रिच फॉडर को पेड़ों के माध्यम से पैदा करना हमारी प्राथमिकता होगी। और हम जो है इन पेड़ों के जो फूल हैं उस पर हम बी कल्चर भी करना चाहेंगे। तो जब औषधियों के पेड़ पर शहद बनेगी, वो शहद जो है औषधि कारक गुण रखेगी। मैं अभिषेक जी आपसे समझना चाहता हूँ, अभी जो मैंने आपको ब्रीफ किया है इसमें आप कितनी हमारी मदद कर पाएंगे? नहीं, पूरी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लगभग 2-2.5 हजार के आसपास गौशालाएं हैं जो गुरुकुल द्वारा संचालित होती हैं। नहीं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा आसपास के किसानों को इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि ये गौशालाओं को हमें रेडियल्स प्रोवाइड करना है। इन रेडियल्स को जो है हम अंडरग्राउंड वाटर के अलोंग लेके जाएंगे, उनके दोनों तरफ पेड़ होंगे, और अभी जो गायें आपका भूसा खा रही हैं, भूसा के बजाय वो प्रोटीन रिच ग्रीन फॉडर खाएंगे। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को ज़मीन पे लाने के लिए हमें भूमि की स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। तो वो भूमि के जो स्वामी हैं उनके साथ हमें पार्टनरशिप करना पड़ेगी। तो मालिक वही बने रहेंगे, उनकी जो खेत हैं उनसे जो चीज़ जो पैदा होगी उसको हम जो है इस पूरी विषय को हम कहेंगे कि राष्ट्रीय संपदा का निर्माण। और राष्ट्रीय संपदा का निर्माण जो धन पैदा करेगा उसमें जो ये लैंड ओनर्स क्लब कहेंगे इन किसानों को, उनको जो है उसका प्रोपोर्शनेट लाभ मिलेगा। हम इन किसानों को रीट्रेन करके उनके पोटेंशियल के हिसाब से मल्टी स्किलिंग करके जो हम काम करना चाहते हैं वो हम करके दिखा पाएंगे। तो जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी 5 गुना होगी, हमने डॉक्यूमेंट भी आपको भेजा है, उसको आप पढ़ पाएंगे तो हम उसमें ह्यूमन एलिमेंट पैदा कर पाएंगे। हम उसमें जो है जो जैविक कंटेंट है वो पैदा कर पाएंगे। और ये गौशालाएं थोड़ी सी अलग तरीके से बनेंगी। इन गौशालाओं में नीचे जो है इसमें परफोरेटेड एक स्पेशल सीट रहेगी, जिससे कि गायों को ठंडक ना लगे और जो दूध और मलमूत्र है वो नीचे पहुंच जाए। नीचे एक व्यवस्था रहेगी जिससे उसे हटा के साफ़ सुथरा रखा जाएगा। इसके ऊपर जो है बहुत सारे स्प्रेयर्स लगे होंगे जो गायों को नहलाने का काम करेंगे। तो वो गायों को भी नहलाएंगे और गौशाला को स्वच्छ भी करेंगे। उसमें स्पेशल टाइप के ब्रश डिजाइन किए जाएंगे जो गाँव की जो है ना गायों की मसाजिंग के लिए काम आएंगे। तो ये जो गायें हैं ये अलोंग द कॉरिडोर घूमेंगी और उन कॉरिडोर पर जो है ध्वनि यंत्र लगाए जाएंगे जिसमें वैदिक मंत्र चलेंगे। तो जो वैदिक मंत्रों का जो प्रभाव है, आज हमारी गायों को जो है ना घूरे पे बैठी हुई हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, एक बड़ी दयनीय स्थिति से जो है ना ये पूरा देश गुजर रहा है। और इस देश के नेतृत्व को लज्जा नहीं आती है कि जो रणधीन पीनल कोड था जो कि जनवरी 2019 में आर्टिकल 370 के साथ ख़त्म हो गया, उसके 2 साल बाद जो उन्होंने बोबाइन वो लेके आया है, वो अकेला जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्यों लेके आया है? यदि उसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है तो पूरे देश में वो क्यों नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर में गौ हत्या की प्रतिबंध की ज़रूरत है कि पूरे देश में गौ हत्या के प्रतिबंध की ज़रूरत है? जब 1870 से 80 के बीच में जो एक गौ रक्षक सभा का निर्माण किया गया था, जिसने अंग्रेज़ों के समय में 3.5 लाख लोगों के हस्ताक्षर गौ रक्षा के पक्ष में जो है ना पैदा किए थे, और उससे क्वीन विक्टोरिया भी हिल गई थी। उन्होंने कहा था ये जो गौ रक्षा का अभियान है ये ब्रिटिशर्स के विरुद्ध है। ऐसा पत्र जो है मैं क्या से क्वीन विक्टोरिया ने 1832 में लिखा था। तो ये सब चीज़ें क्यों छिपाई गई हैं? बाद में जो अंग्रेज़ों ने नियम बनाया है वो गौ हत्या को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया है। ये दुष्ट लोग
जो करते हैं और उसको लिखते उल्टे ढंग से हैं। तो लिखने में उन्होंने लिख दिया कि साहब हम गायों को रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा कि इतने मीटर के बाद आप गौहत्या कर सकते हो। तो जो चीज़ रणवीर पीनल कोड में लिखी थी वो अकेला कश्मीर तक क्यों रह गई है? जब यहाँ के कानून जो है कश्मीर में लागू हो गए हैं, तो कश्मीर में यदि कोई अच्छे कानून है तो बाकी देश में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्या आप आरएसएस पूछेगी अपने बीजेपी से कि ये दुष्टता क्यों की है उन्होंने? आपको मालूम है 2014 में एक पीआईएल अपने पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक है क्योंकि ये कभी पार्लियामेंट के सामने गई नहीं है और बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कोई भी संविधान का संशोधन संभव नहीं है। और इस देश के संविधान ने प्रेसिडेंट में ये शक्तियां नहीं दी हैं कि वो कोई आर्टिकल 35A का निर्माण कर ले। इस पीआईएल में पूरे 5 साल सुप्रीम कोर्ट माननीय नरेंद्र मोदी से जवाब मांगती रही। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में पूरे तथ्यों के साथ जवाब दे देते तो आपको नहीं लगता है कि आर्टिकल 35A 2014 में ही शून्य घोषित हो चुका होता, असंवैधानिक घोषित हो चुका होता? तो क्या हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को आर्टिकल 35A जनवरी 2019 में हटाने की क्रेडिट दें या 5 साल तक अपना मुंह बंद रखकर जो है ना इस प्रक्रिया को विलंबित करने के लिए उनको दोषारोपण करें? क्या करना चाहिए हमें? डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, क्या कहना है आपका? आप प्रचारक हैं, मुझे विश्वास है कि आप अपने आप को बैक सीट ड्राइवर नहीं मान रहे होंगे और फ्रंट पे जो है ना भाजपा को नहीं बिठा रहे होंगे। भाजपा की दुष्टता को अब भर्त्सना करने का समय आ गया है। यदि आरएसएस सही में देश को, अच्छे देश को चाहता है तो मुझे जो है अभिषेक जी के फ्रैंक ओपिनियन को जो है ना सुनने को मिलना चाहिए और जहाँ कहीं भाजपा ने गलती की है हमें उसकी भर्त्सना भी करना चाहिए और यदि वो नहीं मानता है तो उसे पराजित करने का सिस्टम भी डेवलप करना होना चाहिए, जिसको मैंने आपको समझाया है। नहीं, आपका कहना सही है और एज ए नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में इस चीज का बड़ा प्रभाव भी है कि गौहत्या बंद होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पूरे देश की जब बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ हुआ, यहाँ से हमेशा जब 1832 से लेके 1890 और 1932 तक सभी लोग जो है ना गौ हत्या को बंद करना चाहते थे, इंक्लूडिंग मुसलमान, तो ये हम अपने मन में भयभीत क्यों हैं? क्यों भयभीत हैं हम? क्यों गौ की हत्या, क्यों गायों की हत्या होना चाहिए जिसमें हमारे 84 करोड़ देवताओं का विराजमान है, जहां जिसके गाय के गोबर में मां लक्ष्मी साक्षात खुद विराजित हैं? ये सिर्फ दुष्टता है, ये जवाहरलाल नेहरू की दुष्टता है और अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की दुष्टता है। ये लज्जा और शर्म की बात है कि इस देश में 55 कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए और हम जैसे धूर्त ब्यूरोक्रेट्स ने उसे एक जामा पहना दिया कि साहब ये तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। Positive discrimination may be positive to someone, but it bound to be negative to others. Absolute term में कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन संभव है क्या? नहीं, कोई संभव नहीं। तो ये धूर्तता क्यों हो रही है? हम कितने दुष्ट हैं कि 1860 के गुलामों के नियम हमने अपने देशवासियों पे थोप के रखे हैं। हमें लज्जा नहीं आती है? हमें लज्जा क्यों नहीं आती है? हम स्पष्ट क्यों नहीं बोल पाते हैं? हम किनसे डरे हुए हैं और क्यों डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं बताइए डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। क्या आप जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से डरे हुए हैं? मिश्रा जी किसी से नहीं डरे हुए हैं। अभी पिछले 10 साल में हम लोगों ने बड़े मुश्किल से लड़ भिड़ के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करवाया। ये आपने जो भी परिवर्तन कराया है वो बेकार का परिवर्तन है। सही परिवर्तन होता कि हम इस शिक्षा पद्धति को ही बदलते।
शिक्षा शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि उसके पोटेंशियल को नाप कर उसके पोटेंशियल वाली शिक्षा दी जाए। सबको एक जैसी शिक्षा देने का कोई कारण नहीं बनता है। हमने कितनी घटिया शिक्षा व्यवस्था रखी है कि जो हम पढ़ते हैं उसका 90% यूज़ नहीं होता है, और जो यूज़ होता है वो 90% पढ़ाया नहीं जाता है। नहीं, ये कौन सी घटिया व्यवस्था है? ऐसा तो हमारे गुरुकुलों में नहीं होता था। हमारे गुरुकुलों में तो आपको जो है ना मजा के और पूरा जो है ना अभ्यस्त करा के बाहर निकलता था। यू आर जो है ना टोटली यूजफुल टू द सोसाइटी, फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू आर कम आउट फ्रॉम द गुरुकुल। आज आप एब्सोल्युटली यूजलेस प्राणी हैं। इंडस्ट्री जो आपको एम्प्लॉय करती है वो कहती है तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, वो आपको रिट्रेन करती हैं। हमारी जो मांग है और जो देखिए, अब मांग करना बंद करें अपन। अब कहें कि हमें ऐसा भारत चाहिए, नहीं दोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं मेरी बात तो सुन लीजिए एक सेकंड जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो मांग की थी उसकी लगभग 40 सूत्री मांग पत्र था हमारा जी। उस 40 सूत्री मांग पत्र में से लगभग 32 मांगों को उन्होंने स्वीकार करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू किया था, और इसमें विषय विशेष की शिक्षा का प्रावधान का भी था। तो चूंकि हम लोग विषय विशेष की शिक्षा देते हैं, अगर कोई व्यक्ति शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा लेना चाहता है तो उसको संस्कृत व्याकरण के बाद शुक्ल यजुर्वेद की शाखा में ही डाला जाता है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप क्या लेना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका पोटेंशियल क्या कह रहा है। हमें शिक्षा आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली देना होना चाहिए। इसका मतलब है हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करना होगी जिससे हम व्यक्तियों के पोटेंशियल को नाप पाएँ। फिर उसको एक पाथवे बनाकर उसको माइलस्टोन में बांटना होगा, और एक माइलस्टोन की शिक्षा दी जाएगी, वो चाहे 6 महीने की हो। जरूरी नहीं है कि हम 5-6 साल की शिक्षा दें, और ज़रूरी नहीं है कि हमारी शिक्षा जो है विदेशों में रिलेवेंट हो, क्योंकि अब आगे समय में कोई भी भारतीय विदेश में जो है ना नौकरी करने नहीं जाएगा। अब ये उल्टा काम शुरू होने वाला है, विदेशी लोग भारत में नौकरी करने आएंगे। तो उनकी शिक्षा तो बेकार है। वो शिक्षा हम क्यों पालन कर रहे हैं? क्योंकि पूरे विश्व की शिक्षा अंग्रेजों के द्वारा उसी नीति के तहत बनाई गई है। अंग्रेजों को खुद ही अकल नहीं थी। किसी को इस भाषा में बात करना होगी। यदि हम इस भाषा में बात कर पाएंगे तो अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। यदि हम चाटुकारिता की बात करेंगे तो अच्छे भारत का निर्माण नहीं होगा, विश्व गुरु भारत नहीं बनेगा। क्योंकि भारत विश्व गुरु जो है नारों से नहीं बनने वाला है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हब के आधार पर बनेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन लोगों को ले जाया जाएगा जिनका पोटेंशियल रिसर्च करने का है। अभी तो हमारे साइंटिफिक संस्थानों में दुष्टता हो रही है। कोई काम कर रहा है, कोई उसकी क्रेडिट ले रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है उसमें। और उस पॉलिटिक्स को भाजपा ने और हवा दे दिया है कि जो भाजपाई सोच रखता है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको डायरेक्टर बना रहे हैं। और भाजपा तो इतनी निर्लज्ज है कि उसने ये चीज़ जो है सिविल सर्विसेज में ला दी। जो 360 डिग्री असेसमेंट है उसमें राजनीति घुसेड़ दी। कितनी घटिया है भाजपा, कितनी घटिया है कि जिसने जो ना चुनाव के माध्यम से गांव-गांव में राजनीति को ठोंस दिया, क्योंकि उसका कैडर खड़ा हो जाए। इस सख्त भाषा में आप मेरी इस सख्त भाषा से कहां तक सहमत दिख रहे हैं? नहीं, राजनीतिक व्यवस्था का तो उसी रूप में अनुपालन हो रहा है जिस रूप से हमें विरासत में मिली थी। तो विरासत में आपको भारतीय गुलामों को अपमानित करने की, उत्पीड़ित करने की, शोषित करने की और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करने की व्यवस्था थी। तो फिर अमित शाह जी ने और मोदी जी ने ये जो नए 3 कानून बनाए, उनकी आत्मा क्यों नहीं बदली है? भाई वी आर टॉकिंग कि पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये है। क्या हमारे नेता दिमागी तौर पर पूरे पैदल हैं जो भारतीयों को 3 अच्छे कानून बना के नहीं दे सकते हैं? और जो नई भारतीय दंड संहिता बनी उसका अध्ययन किया क्या आपने? थोड़ा सा मैंने बहुत जोर से अध्ययन किया। पुराना सेक्शन ये, नया सेक्शन ये,
इट इज़ ब्लडी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। छोटे मोटे प्रावधान को चेंज किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये वो इन सब चीज़ों को, फॉरेंसिक एविडेंस को थोड़ा बहुत दिया है, वो भी जो है ना कॉस्मेटिक है। क्या भारतीयों में इतनी अकल नहीं है कि वो अपने लिए 3 अच्छे कानून को रीराइट कर लें? और यदि ये लकने की लकल नहीं है तो चाय बेचने वाले चाय बेचें, देश के प्रधानमंत्री ना बने। मोदी हैं तो संभव है, ये एक तरीके के ढकोसले स्लोगन को अब विदा करना होगा। मोदी जी ने कुछ संभव नहीं किया है। 55 कानून जो है ना संविधान की व्यवस्था के विपरीत बने हैं। इस नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून को जो है ना रद्द नहीं किया। इस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड एक्ट में 44 जो है ना संशोधनों की बात की। जब 10 करोड़ लोगों ने ये कहा कि ये वक्फ बोर्ड एक्ट ही रद्द होना चाहिए, तो ये क्या जो लोगों से जो राय ली गई थी ये सिर्फ ढकोसला था? यदि उनकी उस राय को सम्मानित नहीं करना था तो क्यों वक्फ बोर्ड होना चाहिए विच इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल? यही चरित्र है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का। क्या चरित्र है और क्यों चरित्र है? और आरएसएस जो कि राष्ट्रीय जो है संस्था है, जो कि देश हित में के लिए कटिबंधित है, वो जो है ना इनकी प्यादी क्यों बन गई है? जस्ट थोड़ा बहुत सत्ता का सुख पाने के लिए? बताइए मुझे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। ये तो लंबी चर्चा का विषय है। नहीं, इस पे चर्चा होना चाहिए। आप इस पे एक आयोजन रखिए, हम उस पर आके अपने विचार रखेंगे, आपके लोगों को सुनेंगे और उनके जो है ना प्रश्नों का जवाब देंगे। मेरी बात का यदि कोई तर्कों को काटने का आप में से किसी में भी साहस है तो उस पर चर्चा करेंगे अपन, क्या दिक्कत है? चर्चा करी जाएगी। चर्चा ही लोकतंत्र की धुरी है। किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप, जिसमें आप जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर दुष्टों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को जो है ना तय को टिकट देते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी को लज्जा आएगी कि इस समय जो पार्लियामेंट 2024 में गठित हुआ है उसके 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। 251 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। इनमें से 170 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार। क्या माननीय नरेंद्र मोदी को 144 करोड़ लोगों के देश में 543 अच्छे लोग नहीं दिखाई दिए? क्यों उन्होंने नियम कानून में प्रावधान नहीं किया कि आपराधिक चरित्र का व्यक्ति जो है उसे चुनाव में खड़े होने की पात्रता नहीं होगी? जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता होना जरूरी है, तो इस देश के राजनेता जो कि कानून के निर्माता हैं, ये अपराधी, बलात्कारी क्यों? यही चरित्र है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। इसी के हम जो है ना राष्ट्रीयता की और हिंदू राष्ट्र की और इस सब की बातें कर रहे हैं। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? ऐसा ही होगा जहां गायें काटी जाएंगी, जहां पर गौ हत्या, गौ रक्षा का सभा जो बनी थी उससे पूरी ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था, उसको भूल गए हम लोग। और हम इनसे भीख मांग रहे हैं। ये भीख देने वाले होते कौन हैं? और ये जीतने के लिए क्या करते हैं? दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और उसको बांटने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। मैंने पीएचडी की हुई है इनके तरीकों पे। बिल्कुल ठीक है। नहीं, देखो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, मेरा निवेदन है कि यदि हम खुली चर्चा करने में यदि संकोच करेंगे तो ये देश नहीं सुधरेगा। बिल्कुल करनी चाहिए पूरी सर। नहीं, आप ये बताइए, समय समय पे आताताई आए और उन्होंने भारत माता के श्रृंगार स्वरूप जो है ना मंदिरों को तोड़ा, लोगों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दिनारों में बेचा, और इसके जो साक्ष्य हैं वो शिलालेख के रूप में आज भी विद्यमान है। फिर वर्शिप प्लेसेस एक्ट ने 15 अगस्त 1947 की एक आर्टिफिशियल डेट रख दी। क्या उसने ये कहने की कोशिश नहीं की कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा आप एक गुलाम हैं, आपकी भारत माता एक गुलामों की माता है? समय समय पर आताताइयों ने जो उसके चेहरे पर जो जख्म पहुंचाए हैं, तू और तेरी भारत माता, उन्हीं जख्मों के साथ
वर्शिप प्लेसेस एक्ट के माध्यम से मैं सुनिश्चित करूंगा कि तेरी भारत माता उन्हीं जख्मों के साथ जिएगी। ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया किसने था? 1991 में एम नरसिम्हा राव की कॉलिशन गवर्नमेंट ने। ये 56 इंच के सीने वाले को साला लज्जा नहीं आई कि वो जो है इसको रिपील कर दे? हमारे जो न्यायालय किसी जो है बनारस का, यहाँ का, वहाँ का मूल स्वरूप जानना चाहते हैं, मैं पूछता हूँ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, इन न्यायालयों को क्या हक है? क्योंकि कानून तो कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को क्या स्वरूप था, तो फिर न्यायालय को मूल स्वरूप जानने का क्या हक है? सरल होता यदि हम वर्शिप प्लेसेस एक्ट को ही रिपील कर देते। सही बात। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। तो चलिए अब इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप अपना सुंदर सा फोटो भेजिए, तो जो हम लोगों की चर्चा हुई है उसमें वो फोटो लगाया जाएगा। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि पूरी कर्मठता के साथ जो मैंने मॉडल आपको समझाया है, जिसमें आप लग जाएंगे, तो ईश्वर ने चाहा तो ये देश 9 दिन में बदलाव के उसमें पहुंच जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास चरणों में बैठने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं होगा। अन्यथा सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं की पराजित सुनिश्चित है। नहीं, वो तो पराजित हो चुके हैं लगभग। अब किसी को इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से देश चला ही रहा है। इतने समय के बाद भी जो है ना, आप भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। वो पार्टी का अपना मैटर है भाई साहब। देखो ऐसा है, देखिए पार्टी आरएसएस ने पैदा की थी एज ए पॉलिटिकल विंग। आरएसएस ने जो राष्ट्रीय निर्माण के ध्येय रखे हैं, यदि वो भाजपा को पूरी नहीं कर रही है और क्राइम फ्री भारत मिशन पूरा कर रहा है, तो अब समय आ गया है कि आरएसएस अपनी सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ खड़ा हो। अब बताइए, आप भाजपा के साथ क्यों खड़े हैं? यदि वो आपके लक्ष्यों को ही पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्ता नहीं कह रहे हैं कि जो है ना आपके लक्ष्य छोटे मतलब लक्ष्य छोटे होंगे और हम क्या करें और फलाना क्या करें, वक्फ बोर्ड की को जो रद्द करने की बजाय 44 संशोधन लाएंगे और फिर पार्लियामेंट में घिघियाएंगे कि हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। हमें ये कहने का साहस क्यों नहीं होता है कि इस देश में सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग बराबर होंगे, जो संविधान ने बनाया है? यदि घटिया जो है ना, घटिया जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया 1954 में, तो उसे रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इतने सालों से वक्फ बोर्ड जो चल रहा था, इतने सालों से दुष्ट कांग्रेस शासन में थी। अब दुष्ट नरेंद्र मोदी जी भी शासन में हो गए। उनके रहते हुए भी तो अब 15वां साल, 10 साल तो निकल ही गए हैं, 11 साल तो निकल ही गए हैं। जो बात कल अपन जवाहरलाल नेहरू के बारे में कह रहे थे, अब जो है नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहेंगे। 10 साल का समय बहुत बड़ा होता है। इनको तो जो है ना एक सेशन चाहिए था जिसमें कहते कि 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बने हुए हैं, इन्हें रिपील किया जाता है। एक पैसा नहीं लगना था। और आपको तो संविधान की बात करना, आप थोड़ी आप रिपील कर रहे हैं। यू आर रिपीलिंग बिकॉज दे आर कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो देश के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध में है। ऐसा कानून बनाने की हमारा संविधान इजाजत ही नहीं देता है। तो ये कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत दुष्टतापूर्वक बनाए गए, वोट की पॉलिटिक्स के लिए बनाए गए, और आप भी उसी वोट की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। ये बताइए, अभी तक के सबसे ज़्यादा अपराधी अभी तक के इतिहास में अब हैं 2024 में। ये अभी मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, इसमें से 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ऐसे हैं जिनको सजा हो चुकी है, वो अपील की ऑक्सीजन पर जी रहे हैं। माननीय अभिषेक मिश्रा जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं? जागरूक जनता के बिना जागरूक अच्छा भारत कैसे बन पाएगा? हमें जगाना तो उन्हीं लोगों को है जो नहीं। जगाना क्यों है? जगाना नहीं, जोड़ना है। ये काम 9 दिन में जगा के
तो जगाने के लिए रविवार को जो है ना रोटेशन के आधार पे अपने लोगों को बुलाया जाए ना। आप अपनी जितनी भी संस्थाओं से जुड़े लोग हैं उनके जो है ना अलग अलग उनके नाम हमको दीजिए, हम उनको हनुमान घोषित करेंगे, चंद्रगुप्त घोषित करेंगे, और वो लोगों को जोड़ने के उसमें चले जाएं और हर जगह पे हर रविवार को संकल्प हो जाए। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास चरणों में बैठने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाएगा। और मैथिली संघ ने ऐसे मॉडल बनाई दिए हैं कि जिसमें धन की आवश्यकता नहीं है, 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य मिल जाएंगे, जिनकी कॉपी मैंने आपसे शेयर की हुई है। इस देश में किसी से टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी चाहिए। देखिए, टैक्स की राष्ट्र जो है या जो भी परिकल्पना है वो अध्ययन के बाद ही समझ में आएगी कि उसके परिणाम क्या होंगे। इसमें कोई परिणाम नहीं होने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूं कि यदि भारत सरकार में साहस है तो अपने विशेषज्ञों की टीम मैथिली संघ के साथ बिठाए, मैं उनके जवाब दूंगा। यदि उनकी कोई तर्क में उचित पाया जाएगा तो हम अपने मॉडल में उतना संशोधन कर लेंगे, नहीं तो वो हमारी बात माने। इस चर्चा से क्यों बच रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी? मैं तो रोज वीडियो जारी कर रहा हूं, और वही कोई वीडियो आपके पास पहुंचा है तभी आपने मुझे भी फोन लगाया। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, मैं इस बारे में रोज वीडियो जारी कर रहा हूं। क्यों जो षड्यंत्रकारी जिसके तहत हमने सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, उस राजनीतिक मॉडल क्यों लागू हो रहा है, क्यों चल रहा है? हम जो है चुनाव आयोग की और सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे हैं कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए जो है ना सचरित्र होना जरूरी है, तो इस देश में कानून का निर्माता बनने के लिए सचरित्र होना क्यों जरूरी नहीं है? इसका कोई जवाब? बिल्कुल जरूरी है। तो फिर जरूरी है तो फिर प्रावधान क्यों नहीं कर रहे कानून में? उल्टा 46% लोग जब क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग जो है ना पार्लियामेंट में बैठेंगे तो 240 की पतली सरकार उनके तलवे चाटेगी और क्या करेगी? सही बात है। तो फिर ये स्थिति किसने पैदा की? माननीय नरेंद्र मोदी ने। नहीं तो उनको जो है ना 4 लाइन का जो है ना एक पात्रता डालने में क्या दिक्कत थी कि केवल अपराध जो है जो जिनका आपराधिक चरित्र नहीं होगा केवल वही भेजेंगे, और इस देश में जो है ना पेट पालने के लिए चपरासी को सचरित्र होने की जरूरत है, तो ये कानून के निर्माताओं को सचरित्र होने की जरूरत क्यों नहीं है? चलिए अभिषेक जी, कल बात करेंगे। अभी आप अपना फोटो जल्दी से भेज दीजिए। ठीक है डीजीपी साहब, भेजता हूँ। राइट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।